अभी जो मई 2025 का करंट अफेयर्स है, जेकेएस 2025 में जो मई मंथ का करंट अफेयर्स है उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले हम पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लोक अदालत के बारे में। जो लोक अदालत हैं, ताकि जो पुअर और वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको जस्टिस मिले, उनको जो है वो उनको जस्टिस डिनाई ना हो जाए, इसलिए लोक अदालत का फॉर्मेशन किया गया था। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है इस पे, नॉन फंक्शनिंग ऑफ 16 परमानेंट लोक अदालत्स। जो 16 परमानेंट लोक अदालत्स है ना राजस्थान में, तो इनकी नॉन फंक्शनिंग के लिए सुओ मोटो लिया हुआ है राजस्थान के हाई कोर्ट ने। अब लोक अदालत के बारे में क्या है, ये आर्टिकल 39A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि वीकर और पुअर सेक्शंस को जस्टिस प्रोवाइड, लीगल सर्विस एड होनी चाहिए। तो एक जो पीपल्स कोर्ट जो ये होता है, ये गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये ओल्ड फॉर्म होती है एडजुकेट, जो एक ओल्ड फॉर्म होती थी ना, जो एडजुडिकेट करती थी केसेस को, जो एंशियंट इंडिया में प्रिवेल करते थे, उसी के कंटेक्स्ट में इसको बनाया गया है। तो ये एक कंपोनेंट होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। जो फर्स्ट लोक अदालत कैंप था वो गुजरात में 1982 में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में के बाद मिला था। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में देखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में इंडिया ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, जिसमें एब्डक्शन, रेप और मर्डर माइनर गर्ल का, और हेल्थ ऑफ अरेस्टेड एक्यूज पुलिस एनकाउंटर हुबाली कर्नाटका में हुआ जो था वहाँ पे, उससे जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है इंडिया में, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होता है जो प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स, जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ऑफ द एक्ट में प्रेजेंट है। ये सर्व क्या करता है, वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स हमारी कंट्री में। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका चेयरपर्सन कौन होता है, चीफ जस्टिस, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, या फिर कोई एक ऐसा जज हो सुप्रीम कोर्ट का, वो चेयरपर्सन होता है। फुल टाइम मेंबर्स इसके 5 होते हैं। एक सर्विंग या रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। ये स्टैटिक से हम कर रहे हैं ना रिलेट यो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के 7 होते हैं। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन और बैकवर्ड क्लासेस। अब इसका रिकमेंडेशन कमेटी में कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, स्पीकर लोकसभा के होते हैं, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ हाउसेस, सेंट्रल होम मिनिस्टर, सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट। इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सैलरीज अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करते हैं इसके, और रिपोर्ट किसको करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ या जो जज ऑफ ए हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, रिमूवल प्रेसिडेंट से ही होते हैं, गवर्नर से नहीं, गवर्नर नहीं रिमूव कर सकता है इसको। तो एज इनकी होती है 3 साल, या अगर वो 70 साल की एज तक वो पहुंच गई ना, तब भी रिटायर हो जाते हैं फिर वो। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025 ग्लोबल एनालिटिकल रिपोर्ट है, जो एवॉल्वेट करेगा कैसे कंट्रीज प्रिपेयर होती हैं, और किसमें, एआई में, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बायोटेक्नोलॉजी में। फिर नेक्स्ट आता है एबल प्राइज। एबल प्राइज क्या है, एबल प्राइज के रेसिपिएंट इस बार थे मसाकी काशिवारा, जापान के। इनकी एज है 78, इनकी एज थी 78। इसको रिकोगनाइज्ड जो डेवलपमेंट ऑफ डी मॉड्यूल्स इन्होंने बनाया था, क्रिस्टल बेसिस इन्होंने डिस्कवर की थी। सिग्निफिकेंस इसका होता है जो
अलजेब्रा, जियोमेट्री और मैथमेटिकल फिजिक्स में काम इन्होंने किया था, जो कि नए एवेन्यूज़ खोले गए थे फिर रिसर्च में। उसके बाद है एबल प्राइज़। एबल प्राइज़ एक एनुअली अवार्ड किया जाता है आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल मैथमेटिशियंस को। ये एक एस्टेब्लिश किसने किसने किया था? नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने 2002 में। ये मैनेज करता है कौन? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ये नॉर्वेजियन मैथमेटिक्स नील्स हेनरिक एबल, इन्होंने इसको नेम किया है ताकि जो 200th बर्थ एनिवर्सरी है इनकी हो। जो फर्स्ट एबल प्राइज है इसको अवार्ड किया गया था 2003 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन से, जीन पायरी सेरी, इनके थ्रू। फिर नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025। ये एक ग्लोबल एनालिटिकल रिपोर्ट है जो इवेलुएट करता है कि किस तरीके से कंट्रीज प्रिपेयर होती है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ में जो एआई का यूज़ करते हैं, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसको पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर हम अवार्ड्स पे आते हैं। पद्मा अवार्ड्स, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उन्होंने 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री अवार्ड दिए 2025 में सिविल इन्वेस्टिट्यूटर सेरेमनी में जो राष्ट्रपति भवन में हुई थी। अब पद्म अवार्ड क्या होता है? एक 2 सिविलियन अवार्ड्स 1954 में इंस्टीट्यूट किए गए थे। जो सबसे पहला था वो था भारत रत्न और पद्म विभूषण। तो इसको 1978, 79, 93, 97 में सस्पेंड कर दिए थे। जो पद्म विभूषण था इसकी 3 क्लासेस थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। इसको फिर चेंज किया था पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जनवरी 8, 1955 को जो हुई थी उसके बाद। जो ग्लोबल रिपोर्ट अब देखते हैं हम, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। उससे पहले हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में जो इंडिया का रैंक है वो 130th आया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 2025 की रिपोर्ट थी। इसमें ग्लोबल ट्रेंड में टॉप परफॉर्मर आइसलैंड रहा, फिर नॉर्वे और फिर स्विट्ज़रलैंड। अब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम। ये यूनाइटेड नेशंस की लीडिंग एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट पे, जो कि 170 कंट्रीज़ में वर्क करेगा, टेरिटरीज में वर्क करेगा ताकि पोवर्टी को इराडिकेट किया जाए और इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए। ये 2030 के एजेंडा के लाइन पर बेस होगा। 6 क्रॉस कटिंग अप्रोचेज होंगी डेवलपमेंट की, जिसको सिग्नेचर सोल्यूशंस बोलते हैं। जेनेसिस का हुआ था 1966 में, जिसमें यूनाइटेड नेशंस एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस और यूनाइटेड नेशंस स्पेशल फंड को मर्ज किया गया था। इसका मैंडेट होता है पोवर्टी को एंड करना, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बनाना, रूल ऑफ लॉ लाना और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट करना। ये चेंज के लिए एडवोकेट करता है, पीपल्स को कनेक्ट करता है, कंट्री नॉलेज और रिसोर्स पीपल्स, ताकि बेटर लाइफ बने उनकी, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और पीस बिल्डिंग हो सके, क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस। वर्ल्ड फूड प्राइज साइंटिस्ट को मिला ग्रोइंग फूड विद फीवर के। ये उन साइंटिस्ट को मिलता है वर्ल्ड फूड प्राइज जो कि वो साइंटिस्ट जो लेस केमिकल्स का यूज़ करें फूड में, ताकि फूड की प्रोडक्टिविटी तो बढ़े ही बढ़े, फूड की प्रोडक्टिविटी तो बढ़े ही बढ़े, बल्कि जो फूड का अवेलेबिलिटी है वो भी आ जाए, फूड की एसेसिबिलिटी भी हो जाए। और एक इंटरनेशनल अवार्ड होता है जो अचीवमेंट्स इंडिविजुअल्स की रिकॉग्नाइज करता है, एडवांस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट में क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, अवेलेबिलिटी फूड को बढ़ाता है। ये 1986 में फाउंड किया गया था, किनके थ्रू? नॉर्मन ई बोरलॉग। इसके रेसिपिएंट थे 1970 में
वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन एडमिनिस्टर करता है। स्वामीनाथन जो थे इसके फर्स्ट लॉरेट थे जिनको ये प्राइज़ मिला था 1987 में, जिन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ राइस वेराइटीज़ इंडिया में बनाई थी 1960s के टाइम। और हमें ये बात पता है कि 1960s में ही ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में आया था, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में आया था, तो जिसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज़, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ था और भी चीज़ों का यूज़ हुआ था। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, तो ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्रोवाइड करती है एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, पूरे वर्ल्ड में जो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी होती है उसका हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्रोवाइड करती है। इसको जॉइंटली पब्लिश किया गया था ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस GNAFC, विच इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशंस लाइक। उससे पहले हम देखते हैं जो एबल प्राइज़ है, ये हमने लोक अदालत के बारे में हमने देखा। आर्टिकल 39A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना किनको, पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेट्यूटरी बॉडी है इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स को। सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज D ऑफ द एक्ट में है। ये वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स हमारी कंट्री में होता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में हमने देखा। अपॉइंटमेंट कौन करता है, रिमूवल कौन करता है, और सैलरीज एंड अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करता है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसके। एबल प्राइज़ के बारे में देखा। रेसिपिएंट मसाकी काशीवारा थे, 78 एज थी इनकी। पद्मा अवार्ड्स के बारे में देखा। वर्ल्ड फूड प्राइज, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस एक एनुअल रिपोर्ट है जो कंप्रिहेंसिव एनालिसिस एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करता है। जॉइंटली पब्लिश किया गया था ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूरोपियन यूनियन होता है। जिसमें यूरोपियन यूनियन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। इसका फोकस स्पेशली होता है जो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रही हैं पॉपुलेशंस, उन पर फोकस करना। नेक्स्ट हम आते हैं, अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसमें जो टॉप परफॉर्मर स्टेट्स थी उसमें आयरलैंड है, नॉर्वे है और स्विट्ज़रलैंड है। तो लेकिन जो इसकी पेस रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 1990 के बाद ये बहुत ज़्यादा कम रही है। इंडिया का रैंक इसमें 130th आता आया है। जो 2025 की रिपोर्ट है उसमें इंडिया का रैंक 130th आया। तो अब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है उसके बारे में देखते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस एक लीडिंग एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट पे, जो कि 170 कंट्रीज़ में काम करती है, टेरिटरीज़ में काम करती है, ताकि पॉवर्टी को इराडिकेट किया जाए और इन इक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए। इसके कुछ सिग्नेचर सॉल्यूशंस होते हैं। इसका जेनेसिस कब हुआ था, ये 1966 में एस्टेब्लिश हुई थी, जिसमें दो ऑर्गेनाइजेशंस, एक यूनाइटेड नेशंस एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस और यूनाइटेड नेशंस स्पेशल फंड को जोड़ा गया था। इसका मैंडेट होता है कि पॉवर्टी को एंड करना, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को बिल्ड करना, रूल ऑफ लॉ और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना। ये चेंज को एडवोकेट करता है और कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस और रिसोर्स बनाता है, ताकि जो पीपल है उनका एक बेटर लाइफ बिल्ड हो सके।
ये किन किन पर फोकस करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, पीस बिल्डिंग एंड क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रेजिलियंस पे। तो जो ग्लोबल ये वर्ल्ड फूड प्राइज है वो आज के टाइम में किसको मिला है? 2025 में मैरियंजेला हंगरिया को, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। नेक्स्ट हमारे जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है इंडिया में। इसको मतलब इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था। और ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो इंडियन लिटरेचर होता है उसमें दिया जाता है। ये क्रिएटिव राइटिंग के लिए इंडियन लैंग्वेजेस में जो शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस है ना हमारी 22 लैंग्वेजेस, इसको स्पॉन्सर किया किया जाता है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे भारतीय ज्ञानपीठ है, इनके थ्रू इनको इसको स्पॉन्सर किया जाता है। इसमें कैश अवार्ड होता है, एक साइटेशन, एक ब्रॉन्ज रेप्लिका होता है जो सरस्वती गॉडेस ऑफ लर्निंग है उनका। जो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड है ये 2023 के लिए जो दिया गया था, किनको दिया गया था? स्कॉलर जगत गुरु राम भट्टाचार्य और लिरिसिस्ट गुलजार को। ये नीचे देख रहे हैं आप ये वाला फोटो, इनका इनको दिया गया था। कैश अमाउंट इसमें 11 लाख का दिया जाता है। 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और फर्स्ट फीमेल थी आशापूर्णा देवी और सबसे पहले शंकरा कुरप को दिया गया था 1965 में अवार्ड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो बनु मुश्ताक को मिला है। हॉट लैम्प इनकी बुक थी उसके लिए 2025। तो अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसको फाउंड किया गया था 2005 में एज ए एनुअल अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग एन ऑथर्स कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड लिटरेचर। कोई भी नेशनलिटी इसके लिए एलिजिबल होती है, कहीं का भी हो सकता है वो आदमी या औरत, लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट होना पड़ेगा उस वर्क को। उसके द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फाउंडेशन से बना था। फिर एक गवर्नेंस पे हम आते हैं। गवर्नेंस में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जो वेलफेयर के लिए स्कीम्स होती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। नोटिस टू एयर मिशन, नोटम, ये क्या है? ये एक नोटिस होता है जिसमें पायलट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, एविएशन पर्सनल्स को इन्फॉर्म किया जाता है जो हैजार्ड्स होते हैं, अराइज होते हैं, या जो टेम्पररी चेंजेस होते हैं एरोड्रोम फैसिलिटीज या सर्विसेज में, या जो क्रेन्स या कंस्ट्रक्शन चल रही होती है कहीं पर, तो उसके बारे में एक नोटिस इन्फॉर्म किया जाता है पहले ही पायलट्स को और एविएशन पर्सनल्स को, ताकि एनवायरमेंटल इशू जैसे बोर्ड एक्टिविटी है उससे बचा जाए पहले ही। इसको नोटिस टू एयरमैन भी बोलते हैं इस नोटिस को, जिसमें कंसर्निंग द एस्टेब्लिशमेंट कंडीशन और चेंज इन एनी एरोनॉटिकल फैसिलिटी सर्विस प्रोसीजर और हैजार्ड द टाइमली नॉलेज ऑफ विच इज एसेंशियल टू पर्सनल कंसर्न विद फ्लाइट ऑपरेशंस। ये पायलट्स को अपडेट करता है चेंजेस इन एयर स्पेस, एयरपोर्ट्स एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट है जो कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025। ये फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है विक्टिम्स को। कौन से विक्टिम्स को? जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम अक्रॉस इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं उसको ये स्कीम, कौन सी स्कीम? कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम 2025। इसका एम होता है विक्टिम्स जो है वो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन उनको मिले, बर्डन का पेमेंट उन पर ना आ जाए। जो गोल्डन आवर होता है ना एक्सीडेंट के बाद, जो एक 2-4 घंटे होते हैं उनको गोल्डन आवर कहते हैं, क्योंकि वो क्रूशल आवर्स होते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी ऑल रोड एक्सीडेंट्स के लिए होती है। फाइनेंशियल कवरेज इसमें 1.5 लाख से लेकर 1.5 लाख होता है 7 दिन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन इसकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी करता है। एक्स ग्राशिया पेमेंट इसकी 2 लाख कंपनसेशन होती है। मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बताया था एक्स ग्राशिया पेमेंट और कंपनसेशन में। कंपनसेशन जो होती है वो बाइंडिंग होती है, लेकिन जो एक्स ग्राशिया पेमेंट होती है वो नॉन बाइंडिंग होती है। वो गवर्नमेंट का अपना डिस्क्रिप्शन होता है कि वो दे या ना दे।
और इसको लीगल मैंडेट दिया गया अंडर सेक्शन 162 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। जो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस है या ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट है प्रोजेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस को डेवलप करना, ताकि जो एक्सीडेंट डाटाबेस है उनको एनरिच किया जाए एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री में। नोडल एजेंसी इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फंडिंग पार्टनर इसका वर्ल्ड बैंक है। आउटकम इसका रहेगा एनहेंस फूड सेफ्टी, सेफ रोड फॉर ऑल इन इंडिया। नेक्स्ट आता है डिपोट दर्पण पोर्टल। एक डिजिटल मॉनिटरिंग पोर्टल है, मोबाइल ऐप है जो ओवरसाइट करेगा फूड ग्रेन डिपोट्स, जो जियो टैग डाटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एआई टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके फूड ग्रेन्स को डिपोट करेगा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव इसका टू डिजिटाइज और मॉडर्नाइज करना इंडिया की फूड शॉर्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्योंकि जितना डिजिटाइज होगा उतना एक्सेसिबल होगा फूड। हम कहते हैं जो फूड जो सेल्फ सफिशिएंसी होती है ना, वो सिर्फ फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वो फूड की एक्सेसिबिलिटी भी होती है और फूड की अफोर्डेबिलिटी भी होती है। और ठीक है ना, एक्सेसिबल भी होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए, सॉरी अफोर्डेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट है ECI नेट। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इंटरफेस है। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया गया था। जो 40 एग्जिस्टिंग मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशन है उसको एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म में उन्होंने बनाया। इससे क्या होगा, इस इजी एक्सेस प्रोवाइड होगा इससे इलेक्शन रिलेटेड सर्विसेज के लिए, वोटर्स के लिए, इलेक्शन ऑफिशियल्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ये है क्या, इलेक्शन कमीशन इंडिया की सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में और ऑफिशियल्स, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होता है और ऑन बजट को मैनेज करता है। NCLAT क्या है, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इसको एस्टेब्लिश किया था 1 जून 2016 में अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसका ऑब्जेक्टिव है एक स्पेशलाइज्ड फोरम ऑफर करना ताकि जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। कंपनी लॉ और इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 के एमेंड में जो आती हैं। जो बालाकृष्ण इराडी कमेटी है, इसके थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये किसी भी सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बाउंड नहीं होती है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। अब डिफरेंस क्या है NCLT और NCLAT में। जो NCLT है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NCLAT है नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है ये प्राइमरी जुरिस्डिक्शन होल्ड करता है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के केस में, लेकिन जो NCLAT है ये एपीलेट जुरिस्डिक्शन होल्ड करता है जो केसेस NCLT के पास होते हैं। और NCLT एक्सेप्ट करता है, एनालाइज करता है एविडेंसेस को क्रेडिटर्स एंड डेबिटर्स से।
जो NCLT है ये फैक्ट्स को कलेक्ट करता है और एविडेंसेस को कलेक्ट करता है, फैक्ट्स को एनालाइज करता है, एविडेंसेस को एनालाइज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ई पासपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक या बायोमेट्रिक पासपोर्ट। ये एक अपग्रेडेड वर्जन है ट्रेडिशनल पासपोर्ट का। इसमें कन्वेंशनल बुकलेट एम्बेड की जाती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप RFID। जब आप टोल प्लाजा पर होते हैं ना, तो वो कुछ स्कैन करते हैं तो वो छोड़ देते हैं ना, फिर आपको वो जो स्कैन किया जाता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो डिवाइस होता है उससे किया जाता है। वैसा ही कुछ अब हमारे साथ पासपोर्ट जो हम एयरप्लेन में ये ट्रैवल कर रहे होते हैं वैसा ही होगा। क्या होगा, जो हम जैसे स्कैन करेंगे ना, हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी अपने साथ पासपोर्ट लेने की। जो RFID होगा इसके थ्रू हम वो कर सकते हैं। फिर है स्पाइस्ड स्कीम। ये इंडिया ने स्पाइस स्कीम को अनवील किया ताकि जो सस्टेनेबल वैल्यू एडेड स्पाइस एक्सपोर्ट है उसको किया जाए। ये स्पाइस्ड बोर्ड का इनिशिएटिव है। ये वैलिड कब तक रहेगा, 2025-2026। एम है इसका इम्प्रूविंग द एरिया ऑफ कल्टिवेशन बोथ स्मॉल एंड लार्ज कार्डमम एंड raising productivity, thereby increasing surplus for export through improvements in post-harvest processes। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा इंडियन स्पाइस सेक्टर में। तो जो स्पाइस बोर्ड एंड ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आता है, इसने एक स्कीम लॉन्च की स्पाइस्ड। स्पाइस की फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। इसका आउटले कितना था, 422.3 करोड़। हेडक्वार्टर्स का केरला में। नेक्स्ट जो कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। ये जेंडर सेंसिटिविटी को एनहांस करेगा, अवेयरनेस को रेज करेगा। जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है या जो साइबर क्राइम्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स इम्पेक्ट होते हैं उससे डील करेगा कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम। इसको युवा मंथन एक यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उससे इसको कोलैबोरेट किया है। आयुर्वेदा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 23 सितंबर हर साल। एक नेशनल ऑब्जर्वर टू ऑनर इंडिया एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और हेल्थ ट्रेडिशन जो साइंटिफिक और होलिस्टिक हेल्थ ट्रेडिशंस होते हैं उसको प्रमोट करने का काम करेगा। 2025 ऑनवर्ड्स 23 सितंबर को एनुअली इसको सेलिब्रेट किया जाएगा आयुर्वेदा डे को, ताकि आयुर्वेदा के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए और आयुर्वेदा को ग्लोबल हेल्थ डायलॉग्स में एम्बेड किया जाए ताकि बेटर प्लानिंग हो सके और फिक्स्ड कैलेंडर डेट पर पार्टिसिपेट किया जाए इसमें। जैसे हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया था ना 2023 में, वैसा ही ये कुछ होगा। फिर नेक्स्ट है भारत फोरकास्ट सिस्टम। जो भारत फोरकास्ट सिस्टम है इसको लॉन्च किया था किसने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक साथ में मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जो अंडर आती हैं, इन्होंने साथ में मिलकर एक फोरकास्ट एक्यूरेसी सिस्टम बनाया जो हाइपर लोकल वेदर प्रिडिक्शंस बताएगा पंचायत लेवल पे। एक 6x6 किलोमीटर ग्रिड जो है इतने एरिया को वो लेगा, मतलब कि छोटे एरिया में हमें बताएगा कि इस छोटे एरिया का आगे आने वाले टाइम में क्लाइमेट कैसा होगा। तो जो भारत फोरकास्ट सिस्टम है ये एक हाइपर लोकल वेदर प्रिडिक्शन सिस्टम है पंचायत लेवल पे, जो सुपर कंप्यूटिंग पावर 2 सुपर कंप्यूटर्स पर ये काम करेगा। अर्का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में होगा, और अरुणिका जो NCMRWF दिल्ली में होगा।
पर्पज़ क्या होगा इसका, भारत फोरकास्ट सिस्टम का, ताकि शॉर्ट एंड मीडियम टर्म फोरकास्ट किया जाए जो कि एग्रीकल्चर के लिए, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए और पब्लिक सेफ्टी के लिए अच्छा रहे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भारत फोरकास्ट सिस्टम है, तो जब एक फार्मर जब फील्ड में जा रहा होता है, वो जब फर्टिलाइज़र डाल रहा होता है ना फील्ड में, तब तब क्या पता आने वाले टाइम में जब अगर बारिश होगी तो वो पूरा ज़ाया ही हो जाएगा, या वो अगर आज सोइंग कर रहा है, कल बारिश हो गई, वो तो सारी ज़ाया हो जाएगी उसकी सोइंग, बह जाएगा वो। तो ये 6x6 किलोमीटर ग्रिड लेगा और बताएगा कि आगे आने वाले टाइम में इसका वेदर, आप जो है अभी सोइंग नहीं करिए, आप जो है अभी फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन नहीं करिए, आप जो है अभी इंसेक्टिसाइड का नहीं डालिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बारिश हो सकती है, ये बताएगा हमें। थोड़ा आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के बारे में देख लें। ये एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेट साइंस पे काम करता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी 1962 में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और ऑटोनमस बना था ये 1971 में। 1971 में ये ऑटोनमस बन गया और हेडक्वार्टर इसका पुणे महाराष्ट्र में है। ये प्रत्यूष जो अभी हम ये देखा था ना, क्या कहते हैं, ये प्रत्यूष और अदर टॉप टायर सुपर कंप्यूटर्स पर काम करता है। लेकिन जो भारत फोरकास्ट सिस्टम है ये अर्का और अरुणिका जो है उन पर काम करेगा। अब हम गवर्नमेंट स्कीम देखते हैं। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था कब, 2006-07 में, ताकि क्रेडिट अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए, रूरल इंडेप्टनेस को कम किया जाए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की होती है आरबीआई और नाबार्ड थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर आता है, ताकि क्रेडिट फ्लो एनहांस हो सके, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल और बोरोइंग कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। अब है पीएम ई ड्राइव स्कीम। जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे HD कुमार स्वामी, इन्होंने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन मीटिंग की मई 21 में 2025। इसके की हाइलाइट्स, जिसमें 2000 करोड़ एलोकेट किया जाएगा। डिप्लॉयमेंट गोल इसका 72,000 EV पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे। मेट्रो सिटीज़ कवर होंगी। 50 नेशनल हाईवेज कॉरिडोर्स, टोल प्लाजाज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, फ्यूल आउटलेट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। नोडल एजेंसी इसकी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसकी रियल टाइम बुकिंग हुई, चार्जर स्टेटस, पेमेंट्स, डिप्लॉयमेंट ट्रैकिंग। और जो इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है, ये एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है शेयर्ड लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्क को करना, जो कि सिविल डिजास्टर रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन बनाए। इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन सी होती है? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल रिलेशन हमने डिस्कस किया ना। तो जो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव है, इसको अनाउंस किया गया था 2022 में क्वाड लीडर्स के द्वारा, समिट जो हुई थी टोक्यो में, ताकि जो डाटा शिपिंग है उसको ट्रैक किया जाए, फास्टर, वाइडर और मोर एक्यूरेट मैरीटाइम पिक्चर बनाई जाए। तो पर्पस क्या है IPMDA का? मैरीटाइम को एनहांस करना, मैरीटाइम डोमेन को एनहांस करना इंडो पैसिफिक रीजन में, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना क्रिटिकल वाटरवेज की। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है जो शेयर्ड लॉजिस्टिक्स पर काम करेगा, जिसमें सिविल डिजास्टर रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन होगा। फीचर्स भी देख लिए थे हमने। फिर नेक्स्ट है इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है ना, या जैसे वर्ल्ड बैंक है,
उसी का एक अल्टरनेटिव है जो कि वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका एक अल्टरनेटिव है, एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था ब्रिक्स ने। एस्टेब्लिश कब किया गया था? 21 जुलाई 2015। इसका एग्रीमेंट साइन हुआ था 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स में। फोर्थ जिला सबमिट में। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में। रीजनल ऑफिस इसका साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में। मेंबरशिप ओपन होती है ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स के लिए। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एक टोक्यो बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन्स। एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में। सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को बताएगा एंड प्रोडक्टिविटी एनहांस करेगा। स्पोर्ट इंक्लूसिवनेस इनोवेशन लेड डेवलपमेंट करेगा। गवर्निंग बॉडी इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। ये स्टैटिक पोर्शन देख सकते हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सेटअप की गई थी 1958 में। नेक्स्ट हम आते हैं हेल्थ पे। हेल्थ में सबसे पहले डिजीज हम डिस्कस करेंगे रेबीज़। ये एक जूनोटिक वायरल डिजीज़ है जो एक रेबीज़ वायरस जो कि एक आरएनए वायरस है उससे होती है। ये बैट, फॉक्स, कैट, स्कंक इनसे फैलती है। सिर्फ ये उससे नहीं फैलती है, किससे? डॉग से, कैट से भी फैल सकती है। ये आरएनए वायरस एक है। और आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है? हाँ ये है। डाई 2 इथाइल हेक्साइल थाइलेट एक सिंथेटिक केमिकल है, प्राइमरली यूज्ड एज अ प्लास्टिसाइजर। इसको प्लास्टिक्स में ऐड किया जाता है ताकि प्लास्टिक मोर फ्लेक्सिबल बने, ड्यूरेबल बने और ब्रेकिंग के रेजिस्टेंट हो जाए। ये कलरलेस ऑयली फ्लूइड होता है, कोई भी इसमें स्मेल नहीं होती है। एक और सॉल्यूबल होता है ऑयल्स में, लेकिन वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। ये किसके मैन्युफैक्चर में काम आता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक्स के मैन्युफैक्चर में काम आता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। एक क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जो वाइट ब्लड सेल्स अटैक कर देते हैं गट में, जिसकी वजह से अल्सर हो जाता है। म्यूकोसल लेयर स्टोमिक की उसमें अल्सर हो जाता है। बेली पेन होती है, डायरिया, रेक्टल ब्लीडिंग, एक्सट्रीम टायर्डनेस, वेट लॉस। अभी तक इसका एग्जैक्ट रीज़न जो है वो अननोन है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे जो SA टेंशन है। एसिड और सिग्माइड एक सस्टेनेबल मेजर होता है जो कॉस्मोलॉजिस्ट यूज करते हैं कि कितना मेटल क्लम्प्ड है यूनिवर्स में, उसको बताने के लिए। एसिड की फुल फॉर्म क्या है? सिग्मा 8। ये साइंटिस्ट को हेल्प करता है ये बताने में कि जो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का, अर्ली यूनिवर्स का, वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ, गैलेक्सीज कैसे बनी, वॉइड्स, फिलामेंट्स कैसे बने। उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसको फाउंड कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 में। ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी के टाइम में 102 ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं, 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया में।
ये एक एपेक्स बॉडी होती है जो कोऑर्डिनेट, गाइड, मैनेज, रिसर्च करती है, रिसर्च और एजुकेशन एग्रीकल्चर के डोमेन में, जिसमें हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंस और एंटायर कंट्री में आते हैं। जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़, जो DRR धान 100 कमाला है, इसको डेवलप किया गया था ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद के थ्रू। 2 वेराइटीज डेवलप की थी, कौन कौन सी? DRR धान 100 कमाला और पूसा DST राइस। ये सांबा महोसरी जो कि साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज 2 जीन को टारगेट करता है, ये उसी का इम्प्रूवमेंट है। पूसा DST राइस, इसको डेवलप किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली ने। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट 2025, इसका थीम है रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनिसांस। एक जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड इसको करता है कौन? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन है, इसको फाउंड किया गया था 1951 में। इसके 500 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, 78 कंट्रीज। मोटिव है इसका कनेक्टिंग ऑल स्पेस पीपल, और विजन है इसका स्पेस फेयरिंग मोटर वर्ल्ड कोऑपरेटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। थोड़ा आप देखते हैं, जो विटामिन ए है इससे लॉस ऑफ विजन हो जाता है, इसकी डिफिशियंसी से। विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी हो जाता है, विटामिन C की वजह से स्कर्वी, D की वजह से रिकेट्स, कैल्शियम की कमी की वजह से बोन एंड टूथ डीके, आयोडीन से गोइटर। तो ये हमने जो हमारे पास मई का करंट अफेयर्स था वो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने लोक अदालत के बारे में देखा, जिसमें हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में देखा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो डिफरेंस देखा वो देखा हमने, है ना। फिर हमने एबल प्राइज देखा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिपोर्ट देखा, पद्मा अवार्ड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना। फिर हमने वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में देखा, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में देखा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो किसको दिया गया था? बनु मुश्ताक को, है ना। और ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहली जो वुमेन थी वो किनको मिला था? आशापूर्णा देवी को। और सबसे पहले जो जी शंकरा कुरप्पे इनको मिला था। फिर गवर्नेंस में हमने नोटम के बारे में देखा, नोटिस टू एयर मिशन, कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम, डिपोर्ट दर्पण पोर्टल, ECI नेट, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में देखा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के का जो डिफरेंस है वो देखा, ई पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक या बायोमेट्रिक पासपोर्ट देखा, स्पाइस्ड स्कीम देखी, कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वो देखा, भारत फोरकास्ट सिस्टम वो देखा, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, PM E-ड्राइव स्कीम, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, डाई 2 इथाइल हेक्साइल थाइलेट, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, रेबीज़ के बारे में देखा। रेबीज़ जो होती है ना, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसके बारे में। ये एक एनिमल बाइट से वजह से होती है। ये सेंटर, इससे बड़ी दर्दनाक मौत होती है इंसान की। फिर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं, इसमें SA टेंशन देखिए हमने, SA टेंशन सिग्मा 8,
फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में देखा, इसको फाउंड कब किया गया था, 16 जुलाई 1929 में। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के एम्बिट में आती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के बारे में देखा था, इसको फाउंड किया गया था 1951 में। 500 से ज़्यादा मेंबर्स हैं 78 कंट्रीज़ में, जिसमें स्पेस एजेंसीज, प्राइवेट फर्म, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ आते हैं। मोटिव है इसका कनेक्टिंग ऑल स्पेस पीपल, और विजन स्पेस फेयरिंग वर्ल्ड कोऑपरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रमोट ग्लोबल स्पेस कोऑपरेशन। तो हम थोड़ा जनवरी से देखते हैं कौन कौन सा हमने डिस्कस किया है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड स्कीम, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ओडिशा ओडिशा टॉप परफॉर्मिंग थी। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, विप्स, थर्ड लाइन विप। अगर 1/3 ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी के ये डिसाइड करते हैं कि वो पार्टी के अगेंस्ट वोट करना है, तो तब ये विप तब इस विप को वायलेट किया जा सकता है। ओपन डाटा किट प्लेटफॉर्म, सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट स्कीम, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, भारत पोल पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, प्रोजेक्ट वीर गाथा, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटम, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, भारत रणभूमि दर्शन, अमृत भारत ट्रेन, संचार साथी मोबाइल ऐप, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एंटिटी लॉकर, पीएम वानी स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च कब की गई थी, 18 फरवरी 2016 को। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सुकन्या समृद्धि योजना। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम आए थे, उसमें हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, सिल्वर नोटिस देखा, इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंसेज फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा टोबैको कहाँ प्रोड्यूस होता है, गुजरात में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, लेकिन हेडक्वार्टर इसका आंध्र प्रदेश में ही है। बैंक नेट पोर्टल के बारे में भी देखा, फिर डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसके बारे में भी देखा हमने, है ना। फिर हमने रमेश चांद पैनल देखा, प्रोजेक्ट विस्तार, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, रैट होल माइनिंग के बारे में देखा, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, क्वालिटी फूड सिटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट किया है, इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर प्लेटफॉर्म, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्स का कोटायम केरला में, हेल्थ में ब्लू बेबी सिंड्रोम, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, नोरो वायरस, ग्यूलेरियन बेरी सिंड्रोम, पिंक फायर रिटार्डेंट के बारे में भी देखा था ना। एमोनियम पॉलीफॉस्फेट बेस स्लरी है। डिफेंस में फिर हमने आईएनएस सर्वेक्षक, आईएनएस भगशीर, प्रलय, संजय सर्विलेंस सिस्टम के बारे में। तो ये हमने जनवरी का कर दिया ना रिवाइज, ऐसे ही हम हर मंथ का रिवाइज करेंगे अब आज से। तो लास्ट में हम इसमें एक वो भी करेंगे, एक इसमें हम एक क्या कहते हैं, मैराथन रिलीज करेंगे वीडियो।
ठीक है, थैंक यू।